औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फूड ग्रेन सुपरवाइज़र फूड डिपार्टमेंट के पेपर को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे डैश द ऑफिस इन टाइम। वो यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे क्या आ सकता है? पहले देखें ना, मॉडल वर्ब है पहले हिस्से में, तो दूसरे हिस्से में आप दोबारा मॉडल वर्ब यूज़ नहीं करते, ठीक है। और पास्ट टेंस है तो आप पास्ट टेंस को ही आपने आगे नेक्स्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि बिकॉज एक सबऑर्डिनेट का जो है कंजक्शन है, तो इसके बाद में भी पास्ट टेंस आएगा, तो बी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा इस तरह, और डी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हेड के बाद आपको थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म इस तरह। और पहले मॉडल वर्ब आ चुका है, तो नेक्स्ट में हम आपका ऑप्शन बनेगा हैड नॉट रीच्ड। दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे हैड नॉट रीच द ऑफिस इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द एडजेक्टिव ऑफ करेज। तो करेज हमारे पास नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कहते हैं, यानी ऐसे नाउन जिनको हम देख छू नहीं सकते। पेपर में पूछे जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसमें करेज आ सकता है जो कि बड़ा मशहूर है, जेनरसिटी आ सकता है, ब्रेवरी आ सकता है, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एडजेक्टिव बनाना है। तो ओ यू एस वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, तो आप नाउन में ओ यू एस डाल के एडजेक्टिव बना सकते हैं। बाज़ नाउन ऐसे होंगे जिसमें ओ यू एस डालेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका ठीक बनेगा। पाकिस्तान इज़ नोन फॉर इट्स करेजियस आर्मी, तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। बी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू फिल इन द ब्लैंक। तो खाली जगह में पंक्चुएशन मार्क को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन हमारे पास, द एक्स डैश मैनेजर हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड दिस डॉक्यूमेंट। अब एक्स मैनेजर, अब हमने एक्स ई एक्स क्या है, ये हमारे पास प्रीफिक्स है। जब हमने प्रीफिक्स को किसी नाउन के साथ जोड़ना हो, तो हम हाइफन को एज ए पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ठीक बनेगा, हाइफन। हाइफन के दो इस्तेमाल हैं कि जब आपने किसी भी नाउन से पहले प्रीफिक्स को ऐड करना हो, तो फिर आप हाइफन का यूज़ करते हैं, एक छोटा सा जो डैश टाइप होता है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि दूसरा इसका इस्तेमाल है कि अगर आपने क्या करना है, कंपाउंड फ्रिक्शंस लिखनी हो, ठीक है, जैसे 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो तब भी आप क्या करते हैं, 1 यहाँ पे हाइफन डालते हैं, 4th, तो ये वाला वर्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास हाइफन बन जाएगा। जबकि डैश भी इसी तरह ही होता है, लेकिन डैश आप कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपने कोई टाइम पीरियड बताना हो, जैसे 1998 से 2029 तक, तो उसमें दरमियान में जो इस तरह का निशान होगा हाइफन की तरह, लेकिन उसे हम डैश कहेंगे। इसके अलावा रेंज बतानी हो 1 से 50, तो फिर भी आप जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करोगे उसे हम डैश कहेंगे, उस टाइम उसको हाइफन नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई डिस्टेंस इंडिकेट करना हो, जैसे यूएसए और यूरोप के दरमियान, तो आप वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको हम डैश कहते हैं। तो आपने हाइफन और डैश सिंबल एक ही है, लेकिन यूजेज में फ़र्क है। तो आपने ये इस चीज़ को याद रखना है कि आप हाइफन कहाँ पे यूज़ करते हो और डैश कहाँ पे यूज़ करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमा। कॉमा के बहुत से इस्तेमालात होते हैं, जिसमें आप बहुत सी चीज़ों का जब ज़िक्र करते हैं तो उनके दरमियान आप कॉमा डालते हैं। इसके अलावा जब आप लेटर को एंड करते हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, कॉमा डालते हैं, ठीक है। तो कॉमा के ये दो मेन जो इस्तेमालात हैं। इसके अलावा ये है कि कॉलन का इस्तेमाल क्या है कि जब आप
बहुत सी चीज़ों का जिक्र करते हैं। तो उन एक चीज़ का जिक्र करते हैं, जैसे थ्री थिंग्स इन द पार्टी, थ्री थिंग्स इन द पार्टी। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉलन डालोगे, उसके बाद उन चीज़ों का जिक्र करोगे, ठीक है। और दरमियान में उन चीज़ों को अलहदा करने के लिए आप फिर कॉमा डालो, ठीक है। तो इसका जो मेन इस्तेमाल है कॉलन का, आपने याद रखना है कि जब आप किसी चीज़ का जिक्र करते हो और फिर उन चीज़ों को आप मेंशन भी करते हो, तो उससे पहले आप कॉलन यूज़ करते हो। तो ये इस्तेमाल, इसके अलावा ये है कि आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास को सेपरेट करने के लिए भी आप यूज़ करते हो। वहाँ पे आप बाज़ दफ़ा कंजक्शन यूज़ नहीं करते, वहाँ पे आप यूज़ कर देते हो, ठीक है। सेमी कॉलन का इस्तेमाल भी उसी तरह ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 14 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है टाइप्स के हवाले से। इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टू ड्राइंग एक्टिविटी। तो ड्राइंग एक्टिविटी को बनाना क्या था, एक प्रोडक्टिव डे था। तो यहाँ पे क्या है कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी किस्म का कोई कंजक्शन यूज़ नहीं होता और उसमें एक ही क्लास होता है, यानी एक ही बात होती है, समझ लें। कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स, इसमें यह है कि बातें दो होती हैं या दो से ज़ायद भी हो सकती हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ होते हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, येट हो गया। इसके लिए हम फैन बॉयज़ का फार्मूला याद करते हैं, ठीक है। तो जिसमें ये फैन बॉयज़ का हम फार्मूला याद करते हैं। अगर इनमें से एफ से मुराद फॉर, ए से मुराद एन से मुराद नार, बी से मुराद बट, ओ से मुराद आर, वाई से मुराद जेट और एस से मुराद सो, जब ये कंजक्शन आ जाएंगे तो आपका सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा। या इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंस में ये होता है कि दो जो क्लासेस होती हैं या तीन, उनको जब अलहदा करोगे तो उनका मानी बनेगा। जबकि कम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होता है, जैसे बिकॉज हो गया, इफ़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जब कंजक्शन यूज़ करोगे तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख हमारे पास 50 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ मीन बाय फॉर फादर। फॉर फादर का मानी बताना है कि फॉर फादर अबा अजदाद इसका मानी होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो एंसेस्टर्स बनेगा, फॉर फादर्स एंसेस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 16 क्वेश्चन है कि दोहा एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन यूएस एंड तालिबान इन। तो ये 29 फरवरी 2020 में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो इसका ये ऑप्शन ठीक बनेगा, 29 फरवरी 2020। और तालिबान ने पर यूएस ने अटैक किया था 2001 से लेकर 2021 तक, तकरीबन ये 20 साल बनते हैं। तो ये 20 साल के, इसके अलावा ये है कि इनकी जो है जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये बात की गई थी कि जो अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो अमेरिका और उसके अलाइड्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये भी पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा ये है कि कब तक नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान को छोड़ कर चली जाएगी, तो 13 अगस्त 2021 तक, ठीक है, ये नेटो फोर्सेस चली जाएगी अफ़गानिस्तान को छोड़ के। और एक सवाल ये आया कि तालिबान ने काबुल पे कब कब्ज़ा किया, तो आपने याद रखना है 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा कर लिया था। इसके अलावा ये है कि नेटो के कितने सोल्जर डाइड हुए थे अफ़गानिस्तान में, तो ये याद रखना है 1144 जो सोल्जर हैं वो हलाक हुए हैं अफ़गानिस्तान पे अटैक की सूरत में, ठीक है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान पे रशिया ने भी अटैक किया था। तो रशिया आर्मी के जो थे वो तकरीबन 15,000 जो आर्मी सोल्जर थे वो मर गए थे। इसके अलावा उन्होंने अटैक कब किया था, तो अटैक किया था 14 दिसंबर 1979 से लेकर 15 फरवरी 1989 तक एग्रीमेंट हुआ था, मास्को एग्रीमेंट। उसमें ये रशियंस जो है आर्मी थी उन्होंने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया था। आजकल जो इनके सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के, उसका नाम है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। तीन कंट्रीज़ ने
एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई, इन 3 कंट्रीज़ ने उनको एक्सेप्ट किया है अफगानिस्तान को। ठीक है, अफगानिस्तान की साथ पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसे हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, जो कि 2670 किलोमीटर उसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। यानी यूनाइटेड नेशन की वो कौन सी एजेंसी है जो हंगर का मुकाबला करने और सेहत और खुराक की जो है उसको बेहतर बनाने के लिए काम करती है, कोशिश करती है बैनुल-अक़वामी तौर पर। उसको हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। ये याद रखना है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये 16 अक्टूबर 1945 को बनी थी। इनका हेडक्वार्टर है इटली, रोम में। ये याद रखें, पाकिस्तान ने 1947 को इसको ज्वाइन किया था। तो फूड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 16 अगस्त 1945 को बनी थी और इटली में इसका जो हेडक्वार्टर है। अच्छा, और फूड डे कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त। अगर सवाल आ जाता है फूड डे कब मनाया जाता है तो 16 अगस्त को फूड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक बना था जी 1944 को बना था। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कब बना था। 1944 को ये बना था। इसके अलावा इसके बारे में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू यॉर्क में है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर सवाल आ जाए तो कब बनी थी तो 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। फर्स्ट जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे उसका नाम था ट्रिगिव ली, उसका नाम था। फाउंडर में थे रोजवेल्ट था, चर्चिल था और हेनरी हैपकॉन। इन 3 बंदों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस को बनाया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1969 में बना था। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 18 क्वेश्चन कि द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर रिप्रेजेंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डैश हु आर द अल्टीमेट पॉलिसी मेकर एट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो बोर्ड के जो होते हैं, उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका ठीक बनेगा कि उनके क्या होते हैं जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं वर्ल्ड बैंक के जो होते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने बता दिया था कि जुलाई 1944 को बना था ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के तहत। इसके इनिशियल मेंबर थे 38। पाकिस्तान ने 1950 में जुलाई में इसको ज्वाइन किया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, सॉरी, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में नहीं है। ठीक है, और जिसका करंट जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है अजय बंगा और मेंबर्स करंट कितने हैं? 189 है। ये याद रखना है, तो इसके हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है 90 क्वेश्चन है कि अमेरिकन फोर्सेस एंटर्ड इन अफगानिस्तान। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि 2001 में एंटर हुई थी और 2021 में ये चली गई थी। तकरीबन 20 साल तक यहाँ पे रही थी। तकरीबन 1144 नेटो सोल्जर्स हलाक हुए। इसके अलावा 30 अगस्त को नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान को छोड़ देना था परमानेंटली। ठीक, और नेक्स्ट हमारे पास है कि यमन क्राइसिस स्टार्टेड। यमन क्राइसिस कब स्टार्ट हुए थे? तो यमन क्राइसिस 2011 में स्टार्ट हुए थे। ये आपने याद रखना है कि यमन क्राइसिस कब स्टार्ट हुए थे? 2011 में यमन क्राइसिस स्टार्ट हुए थे। 2003 की जब बात करते हैं तो सी पैक 2003 में आया था और फाइनली इस पे जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो 2015 में हुआ था। और यमन का कैपिटल अगर पूछा जाए तो सनआ इसका कैपिटल है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।